नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस यूपीएससी टू द पॉइंट जनवरी 4, 2023 में। तो फ्रंट पेज पे आपको ये फ़ोटो दिख रही होगी बहुत सुंदर सी। तो ये सियोम ब्रिज है, SIYOM, अरुणाचल प्रदेश में है और सियोम रिवर के ऊपर है ये ब्रिज। और हमारे डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह ने इसका इनाग्रेशन करा है। 100 मीटर लॉन्ग ब्रिज है और स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बॉर्डर एरिया को मेनलैंड से कनेक्ट कर रही है। यहाँ पे तो जो है सियोम रिवर के ऊपर है, ये पता होना चाहिए आपको। और इसके साथ 27 अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो कि BRO के अंडर में थे। BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो राजनाथ सिंह जी ने इसका इनाग्रेशन वगैरह करा है। एक और इम्पॉर्टेंट खबर मुझे लगी कि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने रूलिंग दी है कि नो एडिशनल कर्व ऑन फ्री स्पीच बाय मिनिस्टर्स। इसमें केस बेसिकली ये था कि जो मिनिस्टर लोग या फिर गवर्नमेंट के मंत्री लोग बाहर स्पीच देते रहते हैं, क्या उस पर कर्व करने की ज़रूरत है। तो 4:1 के रेशियो में जजमेंट आया है फिर से वही कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि क्योंकि हम ये नहीं मान सकते कि मिनिस्टर अगर कुछ बोल रहा है बाहर या कहीं पे तो गवर्नमेंट की लाइन भी वही है। तो इसमें ये जो मेजॉरिटी जजमेंट है उसमें ये बोला गया कि फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशंस गारंटीड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 कैन नॉट बी कर्व्ड बाई एनी एडिशनल ग्राउंड्स अदर देन दोज ऑलरेडी लेड डाउन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 फंडामेंटल राइट्स में ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शन जो मैंशनड हैं, उसके अलावा और कोई रेस्ट्रिक्शंस हम नहीं लगा सकते हैं। A statement made by a minister, even if traceable to any affairs of the state or for protecting the government, cannot be attributed viscerally to the government by invoking principles of collective responsibility। तो यहाँ पे जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल होता है वो मिनिस्टर अगर कुछ बोल रहा है तो उस पर नहीं अप्लाई हो सकता है। तो ये बेसिकली इन्होंने बोला है। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता है या पता नहीं है तो पता होना चाहिए। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है बेसिकली कि अगर मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई डिसीजन दिया है या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिज़ाइन कर रहा है तो हर मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ेगा। जनरली प्राइम मिनिस्टर के टर्म में लिया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर अगर कोई डिसीजन दे रहा है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को उससे एग्री करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अच्छा, इसमें एक और है, जस्टिस नागरत्ना जो हैं, इन्होंने डिसेंटिंग जजमेंट दिया है। इन्होंने क्या सजेस्ट करा है, इन्होंने बोला कि जो हेटफुल पब्लिक डिस्कोर्स हो रहा है ये बहुत ही दुखद है और ये बहुत देश के लिए ख़राब है। और इन्होंने बताया कि बोला कि पार्लियामेंट को इस पर एक लॉ बनाने की ज़रूरत है, मेकिंग डिस्पैरेजिंग और विट्रियोलिक रिमार्क्स अगेंस्ट फेलो सिटीजन। तो पार्लियामेंट को लॉ बना के ये जो हेट स्पीच लोग मिनिस्टर्स देते हैं इस पर कर्व करने की ज़रूरत है। इस खबर को हम थोड़ा और पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो मेजॉरिटी जजमेंट है उसमें बताया गया कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ दैट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज अ होल की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ना कि इंडिविजुअल मिनिस्टर की। इंडिविजुअल मिनिस्टर की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज अ होल की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऐसा कोर्ट ने कहा है। ईच इंडिविजुअल मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन टेकन कलेक्टिवली बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इन अदर वर्ड्स, द फ्लो ऑफ स्ट्रीम इन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी is from the council of minister to the individual minister. The flow is not on the reverse। ठीक है, तो रिवर्स फ्लो नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर डिसीजन लेता है कोई तो वहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर एक मिनिस्टर की। लेकिन अगर कोई मिनिस्टर बोल रहा है या मिनिस्टर की कोई बात है तो उस पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, तो रिवर्स फ्लो नहीं है। So the court which went into the previous case law said what follows is the concept of collective responsibility is essentially a political concept. Such collective responsibility is to the house of people। तो बेसिकली हाउस ऑफ पीपल और वहाँ के लिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में थोड़ी सी बात करी है। अच्छा, जो ऑल 5 डिसेंटिंग जजमेंट के बावजूद भी सारे 5 जजों ने इस बात पर एग्री करा है कि फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशंस को जो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में एक्सेप्शंस हैं उनके अलावा किसी और ग्राउंड पर हम नहीं कर्व कर सकते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी एग्जॉस्टिव रेस्ट्रिक्शन दे रखी हैं, तो काफ़ी डिटेल में रेस्ट्रिक्शन दे रखी हैं, तो और नहीं किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों फ्रंट पेज पे और कोई काम की खबर नहीं लगी मुझे। फिर यहाँ पे भी यही जो जस्टिस नागरत्ना का डिसेंटिंग जजमेंट था उसी को आगे बताया गया है। अब जो है यहाँ पे 108th इंडियन साइंस कांग्रेस को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस कर रहे थे
और फिर इन्होंने कुछ इंडिया की, वैसे तो इंडियन साइंस कांग्रेस ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ, मतलब अभी इसके बारे में हम एक आर्टिकल पढ़ेंगे एक्सप्लेन पेज पे। तो आप पहले ये कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि 40th रैंक है इंडिया की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, और 2015 में 81 रैंक थी। और इंडिया जो है टॉप थ्री नेशंस में है जहाँ पे पीएचडी रिसर्चर्स और स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में इंडिया दुनिया के टॉप 3 नेशन में है। और ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81 रैंक से 81 रैंक इन 2015 से इम्प्रूवमेंट अभी कितना हो गया, 40th रैंक पे हो गया है। बस इसके अलावा और इस पेज पे कुछ काम की खबर नहीं है। हाँ, एक चीज़ और, ये मुझे लगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो है कैप्टन शिवा चौहान फ्रॉम राजस्थान हैज़ बीन पोस्टेड इन कुमार पोस्ट लोकेटेड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 5600 फीट इन सियाचिन। तो सियाचिन में पहली बार इंडियन आर्मी ने वेमेन ऑफिसर्स को भेजा है पोस्टिंग पे। फिर उसके बाद हम एडिटोरियल पेज पे आते हैं। यहाँ पे जो है पहला एडिटोरियल जो है वो एक्सीडेंट जो हुआ है दिल्ली में, बहुत दुखद घटना हुई है, उसके ऊपर है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है। अब इन्होंने जो है एक आर्टिकल लिखा है कि हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में, बेसिकली यहाँ पे पूरा इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन करा इस पर लिखा है। लास्ट का एक बस पैराग्राफ थोड़ा सा है कि जब इंडिया 75 ईयर इंडिपेंडेंस के हो गए हैं, तो जब 800 पे क्या ये चाहती हैं, आई वॉन्ट एन इंडिया विथ फीवर पेशेंट्स प्लगिंग इन गैप्स इन आवर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर should be accompanied by an India with healthier Indians। तो चाहती हैं कि हेल्दियर इंडियंस हो, हॉस्पिटल कम जाना पड़े, ठीक है। हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए, फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स शुड बी ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर अगर हम फोकस करेंगे तो हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत कम पड़ेगी। These measures should be introduced in schools at early ages and in community spaces across the country। तो स्कूल्स और कम्युनिटी स्पेसेस, तो लोकल लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। बच्चों को बचपन से ही हम तैयार करेंगे कि वो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर ध्यान दें, तो हमें हॉस्पिटल्स के खर्चे और हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही कम पड़ेगी। अ ग्रेटर फोकस ऑन इम्यूनाइजेशन एंड सेंसिटाइजेशन कैंपेन वुड गो ऑन अ लॉन्ग वे। इंडिया एट 100 शुड बी अ नेशन हुज बिगेस्ट वर्च्यू इज इट्स हेल्थ। तो हेल्थ बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पावर प्ले बियॉन्ड G20। तो G20 और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल इन्होंने लिखा है। वैसे इस आर्टिकल में जीएस के हिसाब से कुछ इतना काम का नहीं है, लेकिन अगर किसी का ऑप्शनल है PSIR पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, तो वो पढ़ सकते हैं। मैं एक बार बस ये जस्ट इसका पढ़ लेता हूँ। इट इज़ अनलाइकली द वर्ल्ड विल रिटर्न टू द काइंड ऑफ मल्टीलेटरलिज्म वी गॉट यूज्ड टू सिंस 1990s। तो 1990s में जो मल्टीलेटरलिज्म था, अब यहाँ पे आपको मल्टीलेटरलिज्म वगैरह क्या होता है ये पता होना चाहिए, तभी आपको ये समझ आ पाएगा। तो इंडियाज़ G20 लीडरशिप वुड बी अ सक्सेस इफ इट कैन प्रिवेंट द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द मल्टीलेटरल सिस्टम एंड जनरेट मेजर पावर कंसेंसर ऑन अ फ्यू इशू। तो इंडिया का G20 जो लीडरशिप इस साल हमें मिलने वाला है, ये जो है जो मल्टीलेटरल सिस्टम का ब्रेकडाउन हो रहा है, अगर इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं और एक कंसेंसस बनाएं कि मेजर इशू जैसे टेररिज्म वगैरह पे, और जो मेजर इशूज़ हैं क्लाइमेट चेंज हो गया, इन सब चीज़ों पे अगर हम एक मेजर कंसेंसस दुनिया में क्रिएट कर सकें, और मॉडर्न नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जो इन सब चीज़ों पे, तो ही हम जो है सक्सेसफुल मानेंगे कि इंडिया की लीडरशिप सक्सेसफुल हुई है। मीनवाइल द न्यू रूल्स for the global order are beginning to emerge from like-minded grouping like G7 rather than deeply divided। फिर उन्होंने बोला G20 जो है बहुत ही deeply divided grouping है, और यहाँ से कुछ ऐसा कंसेंसस वाला चीज़ निकल पाना काफ़ी मुश्किल काम है, जबकि G7 वगैरह जो ग्रुपिंग है यहाँ पे ज़्यादा है उम्मीद। तो अगला आर्टिकल है द डेंजर ऑन द रोड। तो SC नागपाल जी ने लिखा है, फॉर्मर सिविल सर्वेंट हैं और मेंबर ऑफ नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल के भी मेंबर हैं। तो इन्होंने बताया कैसे कि नितिन गडकरी जी ने बताया है कि 415 डेथ्स रोज़ होती हैं रोड एक्सीडेंट की वजह से, और कोविड-19 से भी ज़्यादा सीरियस है। इन्होंने अपना मॉडल जो है प्रेजेंट करा था 2014 में, तब ये नंबर 300 था। 2014 से अब 300 से 415 इंक्रीज़ हो गया इतने दिनों में। और क्यों होता है, ग्रॉस वायलेशन ऑफ ट्रैफिक नॉर्म्स। आपको भी पता है इंडिया में कितना ज़्यादा ट्रैफिक रूल फॉलो करा जाता है। उसके बाद इन्होंने ये बताया कि फॉर अ सीरियस रोड क्रैश देयर विल बी चार्जेस फ्रेम्ड अगेंस्ट एयरिंग ड्राइवर्स बट रियरली अगेंस्ट रोड सेफ्टी पब्लिक ऑफिशियल्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ ट्रैफिक रूल्स।
तो इन्होंने बोला कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है वगैरह होता है तो ड्राइवर्स के ऊपर तो चार्जेस फ्रेम करे जाते हैं, लेकिन कभी भी जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं अकाउंटेबल हैं रोड सेफ्टी के लिए, उन्हें कभी भी इसका कुछ जवाब नहीं देना पड़ता, कभी भी उनकी अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करनी पड़ती, और ये चीज़ हमको बदलने की ज़रूरत है, ये कल्चर हमें बदलने की ज़रूरत है। फिर एट द मैक्रो लेवल वेरियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ रोड सेफ्टी बोथ एट सेंटर एंड स्टेट आर मोस्टली एंगेज इन रूटीन वर्क एंड बियर नो अकाउंटेबिलिटी फॉर फेलियर ऑफ डिजायर्ड रिजल्ट। मैक्रो लेवल पे बात करें अगर, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं रोड सेफ्टी की, नेशनल एज वेल एज स्टेट लेवल पर भी हैं, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशंस बस अपना डेली रूटीन काम करती हैं, मतलब जो बेसिक काम है वो करती हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई रिसर्च मेथोडोलॉजी नहीं है, कोई टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच नहीं है इनका। Lately, the Indian government and certain state government have recorded some noticeable encouraging results. तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा काम करा है, उसके बारे में इन्होंने बात करा है। जैसे दिल्ली में क्या हुआ है कि रोड पे बस लेनों को डिनोट कर दिया गया कि ये बसेज हैं, अब केवल बस लेन में ही चलेंगी। तो ये जो है अच्छा स्टेप है, इन्होंने इसकी तारीफ करी है दिल्ली गवर्नमेंट की। फिर उसके बाद बोला कि इन्होंने कि जो हमें रिक्वायर्ड है ऑलरेडी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक पावर पैक्ड मोटर व्हीकल एक्ट है और हमारे पास पूरा फेडरल स्ट्रक्चर है रोड सेफ्टी को मैनेजमेंट करने के लिए, और हमें चाहिए क्या, व्हाट इज़ फर्दर रिक्वायर्ड इज़ अ स्पेसिफिक रिजीम वेयर बाई द रोड सेफ्टी अथॉरिटीज़ आर गिवन अ क्लियर टारगेट्स ऑफ रिड्यूसिंग रोड क्रैशेस इन अ टाइम बाउंड मैनर। हमें अब ज़रूरत है कि जो रोड सेफ्टी अथॉरिटीज़ हैं उनको टारगेट ओरिएंटेड उनका काम हो और एक क्लियर टारगेट उनके लिए सेट करा जाए कि इतना जो है रोड क्रैश आपको कम करना है। और क्या होना चाहिए, क्लोज एंड रेगुलर मॉनिटरिंग, रिव्यू एंड अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। और इन्होंने बताया कि जहाँ पे जो रोड सेफ, जो कुछ रोड मतलब फॉर एग्जांपल इन्होंने दिया है कि से ऑफ रोड सर्टेन स्ट्रेच ऑफ ए हाईवे विद अ पुअर रोड सेफ्टी रिकॉर्ड। मान लीजिए कोई हाईवे का स्ट्रेच है जहाँ पे रोड सेफ्टी रिकॉर्ड पुअर है, तो ख़राब है, वहाँ ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा रोड मार्किंग कर देनी चाहिए, रिटर्न इंस्ट्रक्शन देने चाहिए, रोड पे लेन्स पे लिखा होना चाहिए कि रोड के सरफेस पे लेन्स पे लिखा होना चाहिए कि किस चीज़ का कौन सा, बड़ी गाड़ियों के लिए कौन सा लेन है, छोटी गाड़ियों के लिए कौन सा लेन है, ओवरटेकिंग लेन कौन सा है। तो ऐसी जगहों पे और मल्टीपल चेक पॉइंट्स भी बनाएं ताकि स्पीड वगैरह और ट्रैफिक वायलेशन अगर लोग करें तो उनको रोका जा सके। फिर उन्होंने बताया इन्होंने कि द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रोड सेफ्टी कैन बी सेटअप एट 3 टीयर स्ट्रक्चर रोड सेफ्टी के लिए सेटअप करने की ज़रूरत है। पहले टीयर पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो सबसे नीचे के लेवल पे रहेंगे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और वेरियस डिपार्टमेंट आपस में मिलजुल कर हाईलाइट करेंगे यहाँ पे प्रॉब्लम है, इस सेक्शन में यहाँ पे ज़्यादा एक्सीडेंट है वगैरह वगैरह, यहाँ पे प्रॉब्लम है। सेकेंड लेवल पे क्या होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मॉनिटरिंग होनी चाहिए इस चीज़ की। और थर्ड लेवल पर The third tier would have the top management represented at the level of union और state government level। ये 3 tier स्ट्रक्चर इन्होंने बात करी है। तो ये आर्टिकल रोड सेफ्टी के लिए अच्छा है और ये थोड़ा गवर्नमेंट के मेंबर भी हैं नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल के, तो आप इनके आंसर्स को कोट कर सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग में कहीं पे भी। उसके बाद ये आर्टिकल तो वही है नोटबंदी वाला। फिर उसके बाद और तो कोई वर्ल्ड पेज पे जो है ये एक खबर है इसमें कि न्यूक्लियर ऑपरेशंस साउथ कोरिया और यूएस के बीच में मतलब बेसिकली एक्सरसाइज वगैरह हो रही हैं। यहाँ पे ये फ़ोटो में दिख रहा है, यहाँ ये साउथ कोरिया के जेट्स और यूएस के जेट्स हैं। तो इस आर्टिकल में ऐसे तो कुछ काम का नहीं, लेकिन एक चीज़ मेंशन है, टेबल टॉप एक्सरसाइज। तो टेबल टॉप ये आपको प्रीलिम्स में स्टेटमेंट के फॉर्म में आ सकता है या फिर टेबल टॉप एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेबल टॉप एक्सरसाइज क्या होती है। तो आप ये अगर कहीं आप ये नोट करते हैं इसका तो नोट भी कर लीजिए अपने प्रीलिम्स के नोट्स में कि टेबल टॉप एक्सरसाइज बेसिकली होती है कि ग्राउंड पे नहीं होता है कुछ। जब फॉर एग्जांपल साउथ कोरिया और यूएस के बीच में अगर टेबल टॉप एक्सरसाइज हो रही है तो दोनों कंट्री के जो मिलिट्री ऑफिशियल्स रहेंगे ये लोग जो है एक सिमुलेटेड सिचुएशन क्रिएट करेंगे और टेबल पे बैठ के आपस में स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल कि जब वार में सिचुएशंस जो रहेंगी उन सिचुएशंस को सिमुलेट करा जाएगा, एक जो है जो ऑफिसर्स के बीच में बेसिकली होता है, जो टॉप लेवल के ऑफिसर्स होते हैं उनके बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन करा जाएगा इन केस अगर वार हुआ। बेसिकली एक एक्सरसाइज है लेकिन एक ग्राउंड लेवल वाली एक्सरसाइज नहीं है। ये एक्सरसाइज है कि टॉप लेवल के जो ऑफिसर्स होंगे वो आपस में कैसे सिमुलेट करेंगे दो कंट्रीज़ के, इसलिए एक्सरसाइज करी जाती है टेबल टॉप एक्सरसाइज।
बाकी वर्ड की न्यूज़ में और कुछ है नहीं। एक्सप्लेन पेज में ये आ गया इंडियन साइंस कांग्रेस की बात। तो 108th एडिशन, जो कि फ्रंट पेज पे भी हमने पढ़ा था कि नागपुर में हो रहा है ट्यूसडे को, और 5 दिन का इवेंट है। इन्होंने बताया है कि कैसे 1914 से इसकी बहुत ही रिच हिस्ट्री है इंडियन साइंस कांग्रेस की, और बहुत नामी साइंटिस्ट और लोग यहाँ पे होते थे और बहुत अच्छा था पहले, लेकिन अब डिक्लाइन हो गया है। बट द ग्लोरी डेज ऑफ द साइंस कांग्रेस ऑल क्लियरली ओवर। लैक ऑफ सीरियस डिस्कशन होता है, शूडो साइंस की बात करी जाती है, फालतू उल्टा सीधा सब बोल देते हैं कि ये वो स्पिरिचुअल, मतलब बेसिकली स्पिरिचुअल नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि सूडो साइंस, और एक रीज़न जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो चला गया है ये इसका। मोर क्रेडिबल साइंटिस्ट नाउ अवॉइड द इवेंट। जो अच्छे बड़े साइंटिस्ट, पहले क्या बड़े बड़े इंडिया के साइंटिस्ट और बाहर से भी लोग यहाँ पे आते थे, मोस्टली इंडिया के ही, लेकिन अब जो बड़े साइंटिस्ट होते हैं वो आते ही नहीं है क्योंकि उनको लगता है फालतू का इवेंट है। द पेपर्स प्रेजेंटेड और द टॉक्स डिलीवर्ड हार्डली रिफ्लेक्ट द लेटेस्ट एडवांसमेंट इन साइंस। तो बेसिकली ये है कि इसका डिक्लाइन हो गया बहुत ज़्यादा। अब गवर्नमेंट का क्या है, द इवेंट इज़ ऑर्गेनाइज्ड, ये आपको ऐसे पता होना चाहिए कि इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, जो कि डिपार्टमेंट बॉडी फंक्शनिंग विद द सपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये पूरा मैनेजमेंट करती है इसका, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है ये, ISCA। तो इसमें ये बताया गया है कैसे कि गवर्नमेंट इसको नहीं बंद करना चाहती है क्योंकि लोगों को लगेगा कि एंटी साइंस है गवर्नमेंट वगैरह, तो इसलिए नहीं बंद करना चाहती है। और इसमें एक ये भी बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे इसमें आते हैं, सरकारी खर्चे पे आते हैं और उनको इंटरेक्शन करने का मिलता है। केवल बहुत बच्चों के लिए तो केवल यही एक अपॉर्चुनिटी है साल भर में या 2 साल में जब भी होता है कि आके वो इंटरेक्ट कर सकें लोगों से, बड़े बड़े साइंटिस्ट से और इन चीज़ों से। तो साइंटिस्ट से दैट अ बेटर वे, अब क्या है रिफॉर्म करने का तरीका क्या होना चाहिए। साइंटिस्ट लोग कहते हैं बेटर वे टू रिफॉर्म द साइंस कांग्रेस कुड बी टू डेवलप एन ऑल्टरनेटिव फोरम वेयर द टॉप इंडियन एंड ग्लोबल साइंटिस्ट कुड बी इन्वाइटेड टू टॉक अबाउट द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन साइंटिफिक वर्ल्ड एंड देयर इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ्स। तो एक इसके अलावा इंडियन साइंस कांग्रेस के अलावा एक ऑल्टरनेटिव फोरम क्रिएट करने की ज़रूरत है ताकि एक कॉम्पिटिटिव वो तरीका डेवलप हो और वहाँ पे और साइंटिस्ट वगैरह आएँ, क्योंकि ये इसकी जो इंडियन साइंस कांग्रेस है इसकी ऑलरेडी जो है बहुत बदनामी हो चुकी है। तो इसलिए एक ऑल्टरनेटिव फोरम अगर डेवलप होगा तो मे भी थोड़ा अच्छा रहेगा, मतलब हाईलाइटेड वगैरह ज़्यादा रहेंगे। उसके बाद जैन प्रोटेस्ट यहाँ पे हो रहा है, तो आपको प्रोटेस्ट से इतना पॉलिटिकल और इन सब चीज़ों में नहीं जाना है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे हो रहा है। झारखंड और गुजरात में 2 जगह हो रहा है। तो समेत शिखर पारसनाथ हिल झारखंड में है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जैन श्राइन है, यहाँ पे जैन टेम्पल्स जैन केव्स वगैरह हैं। तो सामेत शिखर ऑन पारसनाथ हिल ये, और दूसरा क्या है शत्रुंजय हिल इन पालिटाना ऑफ गुजरात। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। शत्रुंजय हिल इन पालिटाना गुजरात, ये जैन साइट्स हैं, दोनों जैन साइट्स हैं। सामेत शिखर ऑन पारसनाथ हिल इन झारखंड, ये आपको पता होना चाहिए, दोनों जैन साइट्स हैं। हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों और तो कुछ है नहीं खबर, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। मिलते हैं आपको कल फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।